हेलो बच्चों, आज हम मौर्य प्रशासन पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में हमारे पास जो जानकारी के जो स्रोत जहां से हमें उपलब्ध होते हैं वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, साथ में ही अशोक के अभिलेख। अगर मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह मौर्यों का जो प्रशासन था वो एक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस समय हमें यह देखने को मिलता है कि इस समय सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण था, साथ में ही कठोर न्याय व्यवस्था प्रचलित थी, कुशल नगर प्रशासन प्रचलित था, सुगठित गुप्तचर प्रणाली, सुविकसित राजस्व प्रशासन इस समय हमें देखने को मिलती है। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो राजा सभी प्रकार की सत्ता का स्रोत था या उसका केंद्र बिंदु हुआ करता था। वह कार्यकारिणी का, व्यवस्थापिका का और न्यायपालिका तीनों का ही प्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी था। कौटिल्य ने लिखा भी है कि राजा को प्रजा के आवेदन सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और प्रजा से ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जब राजा प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है तो अनेक प्रकार के संकट उपस्थित होना आरंभ हो जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि राजा का आदर्श एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा को अपनी प्रजा से उसी प्रकार का भाव रखना चाहिए जैसे कि एक पिता अपने पुत्र से रखता है। अशोक भी अपने अभिलेखों में इसी प्रकार की भाव व्यक्त करते हुए कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान की तरह है और सर्वलोक हित से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री होते थे, और मंत्री परिषद का अधिकार बहुत कुछ मंत्रणा देना या परामर्श देना होता था, लेकिन यह राजा पर ही निर्भर करता था कि वह मंत्री परिषद की सलाह को माने या ना माने। मंत्री परिषद की जो सारी कार्रवाई है उसको गुप्त रखा जाता था और इसका विशेष ध्यान रखा जाता था कि वो कार्रवाई बाहर ना निकले। मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन 12,000 पर्ण वार्षिक होता था। इसके अलावा एक और छोटी उप समिति होती थी जिसमें कि 3 या 4 मंत्री हुआ करते थे, और इसको मंत्रिणी कहा जाता था। यह मंत्री एक प्रकार से अंतरंग मंत्रिमंडल की भांति ही होता था, जिसमें मुख्यमंत्री या पुरोहित, सेनापति, युवराज और एक या अधिक मान्य मंत्री होते थे, और इनका जो वेतन है वह 48,000 पर्ण वार्षिक हुआ करता था। शासन को सुविधा को देखते हुए केंद्रीय शासन को कई विभागों में बांटा हुआ था, जिनको तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था जिसे कि अमात्य कहते थे। अमात्य के नीचे भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था, और अमात्यों की जो संख्या थी वो 18 थी, जिसमें कि प्रधान, समाहर्ता, सन्निघाता, सेनापति, युवराज, व्यवहारिक आदि, अंतपाल, दुर्गपाल आदि मुख्य होते थे। अशोक के अभिलेखों में हमें कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें मुख्य है धर्म महामात्र और राजू। अशोक के 5वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि सबसे पहले उसी ने धर्म महामात्र नामक नए पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, और इस धर्म महामात्र का जो मुख्य काम था देश में सभी संप्रदायों के बीच में धर्म प्रवर्तन करना था। साथ में ही यह भी देखना था कि किसी दंडित व्यक्तियों को उनकी दंड की जो समय अवधि है उसको कम करवाना, वृद्धों और जिनके ऊपर बहुत सारे बाल बच्चों का दायित्व है उनकी दंड को कम करवाना या उन्हें दंड से मुक्त करवाना। इसी प्रकार से राजू के संबंध में भी उल्लेख मिलता है कि इसका कार्य जनपद के कल्याण का संवर्धन करना था, और अशोक अपने 4थे स्तंभ लेख में कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए राजू की नियुक्ति की है। अशोक ने राजू को दंड और पुरस्कार प्रदान करने की स्वतंत्रता दी थी, जिससे ज्ञात होता है कि यह न्यायिक कार्य करने से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। अगर हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो अशोक के समय जो प्रांतीय शासन था वो उसके अंतर्गत 5 प्रांतों का हमें उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंतीराज जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली थी, जबकि दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
मध्य देश पर तो सम्राट स्वयं शासन करता था, जबकि अन्य प्रांतों में प्राय राजवंश के राजकुमार ही राज्यपाल या प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त किए जाते थे, या अन्य जो सुयोग्य व्यक्ति होते थे उनको राज्यपाल बनाया जा सकता था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र का राज्यपाल बनाया था, इसी प्रकार से अशोक ने भी यवन राज तुषाश्व को इसी प्रांत का राज्यपाल बनाया था। अर्थशास्त्र के अनुसार इन राज्यपालों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था, और इन राज्यपालों की सहायता के लिए भी एक प्रशासन तंत्र हुआ करता था, या अधिकारी वर्ग हुआ करता था। अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ग्राम शासन प्रमुख था, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। और मौर्यों के केंद्रीकृत साम्राज्य में भी ग्राम प्रशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, क्योंकि गांव का शासन ग्राम सभा के द्वारा ही होता था, और इस ग्राम सभा का जो मुख्य अधिकारी होता था वो ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा को काफी अधिकार मिले हुए थे, और अर्थशास्त्र में गांव के ग्राम वृद्धों का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। अर्थात ये अवश्य ही गांव के जो छोटे छोटे झगड़े होते थे उनका निपटारा किया करते थे। ग्रामीण जनता को स्थानीय शासन में पर्याप्त स्वतंत्रता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 10 गांवों का प्रबंध करने के लिए गोप होता था, और कई गोपों का एक स्थानिक भी होता था। अगर नगर प्रशासन की बात करें तो मैगस्थनीज ने इस तरह का उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र का शासन करने के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा होती थी, जो कि आधुनिक म्युनिसिपल बोर्ड की तरह कार्य करती थी, जिसमें भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए उसको 6 समितियों में बांटा गया था। और ये जो 6 समितियां थी, ये थी शिल्पकला समिति, विदेशी यात्री समिति, जनगणना समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस तरह का उल्लेख किया है कि नगर प्रशासन के संदर्भ में जो नागरिक होता था वो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, और जिसका मुख्य कार्य था अपने नगर निवासियों के जान और माल की सुरक्षा प्रदान करना। अगर हम नगर न्याय प्रशासन पर बात करें तो राजा न्याय का प्रमुख या सर्वोच्च न्यायाधीश था, और गंभीर अपराधों वाले सभी प्रकरणों का निर्णय उसी के द्वारा किया जाता था। 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्म स्थीय जिसमें दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी, और कंटक शोधक जिसमें कि फौजदारी या आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज प्रशासन का अध्ययन करके फिर दंड देने का आदेश दिया हुआ था। इन चारों में राज्य शासन को प्रमुख माना जाता था। कौटिल्य और मैगस्थनीज दोनों ने इस चीज का उल्लेख किया है कि दंड विधान कठोर था, और सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने अधिक दिए जाते थे, लेकिन अन्य प्रकार के भीषण दंड भी दिए जा सकते थे, जिसमें कि अंग भंग या मृत्युदंड का भी विधान था। जैसे कि विश्वासघात या व्यभिचार का दंड के संदर्भ में अंग भंग की सजा दे दी जाती थी, जबकि चोरी के लिए प्राण दंड का विधान था। चूंकि कृषि के अंतर्गत अगर सिंचाई के कार्यों की बात करें तो इसके लिए एक पूर्ण विकसित विभाग था, और सिंचाई की दृष्टि से कृषि योग्य भूमि को 2 भागों में बांटा गया था, देव मातुका और अदेव मातुका। देव मातुका भूमि वो थी जो वर्षा पर आधारित थी या अवलंबित थी, और अदेव मातुका जो कि जहां पर कृत्रिम साधनों से जहां सिंचाई होती थी। दूसरे प्रकार की भूमि के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था होती थी। कुओं, नहरों, जलाशयों, झीलों और अन्य जल स्रोतों के निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य के द्वारा किया जाता था, और साथ में ही सिंचित की जाने वाली भूमि की नाप भी की जाती थी। सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था नहरों का जाल बिछाकर की जाती थी। गुजरात में गिरनार के पास चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, और अशोक के समय के प्रांतीय शासक तुषाश्व ने यहाँ पर नहरें निकलवाई थी। और इसके संदर्भ में हमें कौटिल्य और मैगस्थनीज इन दोनों से ही जानकारी मिलती है कि उस समय जनगणना का भी एक स्थायी विभाग था, जहां पर जन्म और मृत्यु को रजिस्टर्ड किया जाता था।
और इस तरह से जन्म मृत्यु पंजीकरण का यह विश्व में पहला ही उदाहरण था। सभी महत्वपूर्ण विभागों पर व्यक्ति और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले गए थे और ऐसे अस्पतालों में कई रोगों के विशेषज्ञ, वैद्य और चिकित्सक नियुक्त किए जाते थे। चिकित्सकों के 3 मुख्य विभाग थे: भीषक, विष चिकित्सक और प्रसूति चिकित्सक। औषधियों के उत्पादन और निर्माण के लिए सरकार स्वयं प्रबंध करती थी। नगरों में स्वच्छता और भोजन की शुद्धि के लिए भी निरीक्षक रखे गए थे। साथ में ही आकस्मिक संकट जैसे कि रोग, महामारी, अग्नि, आग, अकाल, बाढ़ की रक्षा के लिए सरकार की ओर से प्रबंध किए जाते थे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास में मौर्यों ने न केवल पहली बार एक विशाल या एकीकृत साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इस साम्राज्य को उन्होंने सुव्यवस्थित भी बनाए रखा, कार्यकुशल बनाए रखा और इसको लोक कल्याणकारी स्वरूप भी प्रदान करने का प्रशंसनीय प्रयास किया।